जय जगन्नाथ। आज तक पूरे भारत में सबसे ज्यादा समय तक चीफ मिनिस्टर के राजगद्दी में कौन रहा है पता है आपको? बस 74 डेज बाकी रह गए थे उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर श्री नवीन पटनायक को सिक्किम के पवन कुमार चामलिंग को पीछे छोड़ के ये गोल तक पहुंचने के लिए। पर ये 2024 के इलेक्शन में इतना शॉकिंग चीज हुआ जिसका किसी को आइडिया नहीं था। सच बताओ तो मोस्टली उड़िया जनता चाहती ही नहीं थी कि नवीन पटनायक जी हार जाए। पर यहाँ सबसे बड़ा ट्विस्ट ये है कि पूरे भारत के इतिहास में ये पहली बार हुआ है कि एक राज्य के सबसे चहेते मुख्यमंत्री की हार उसके लोगों ने ना चाहते हुए भी खुद ही रची है, सिर्फ एक इंसान के लिए। और कैसे जगन्नाथ मंदिर के मिस्टीरियस रत्न भंडार का कंट्रोवर्सी ने 25 साल की सरकार गिरा दी, इसके बारे में भी बात करेंगे। सो एंड तक बिना स्किप किए इस वीडियो में जरूर बने रहना, बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। ओडिशा में इस बार बीजेपी बस जीती नहीं है, एब्सोल्यूट मेजॉरिटी में सीट हासिल किया है। और बिजू जनता दल जो कि ओडिशा में पिछले 25 साल से पावर में थी, वो लोकसभा को 21 सीट में से एक भी एमपी की सीट नहीं दे पाई। मतलब बीजेपी की एकदम एक तरफा जीत। पर सडनली चीजें ऐसे उलट कैसे गई वो जानने के लिए हमें बिजू जनता दल और उसका ओडिशा के साथ रहे कनेक्शन को थोड़ा समझना पड़ेगा। दिसंबर 26 1997 को नवीन पटनायक बिजू जनता दल या बीजेडी स्टार्ट करते हैं अपने फादर बिजू पटनायक जी के नाम से। बिजू पटनायक जी एक ऐसे इंसान थे जिन्होंने पूरे के पूरे ओडिशा को रिवोल्यूशनाइज किया था। किसी भी उड़िया इंसान को आप बिजू पटनायक जी के बारे में पूछेंगे तो उनके लिए कितना रिस्पेक्ट है सबके मन में, ये आप जान सकते हैं। एंड यही आगे चल के बीजेडी पार्टी के लिए एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग बेस तैयार करने वाला था। बिजू पटनायक जी 1961 और 1990 के दौर में ओडिशा के चीफ मिनिस्टर रह चुके थे। उन्होंने ओडिशा में एयरपोर्ट, एविएशन सेंटर, इंडस्ट्रियल बेल्ट, पोर्ट, थर्मल पावर प्लांट, हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स, रिसर्च फैसिलिटीज, MIG फाइटर क्राफ्ट फैक्ट्री, बहुत कुछ एस्टेब्लिश किया था। वो एक इतने एक्सपर्ट पायलट थे कि वर्ल्ड वॉर 2 में उन्होंने रशियंस को हेल्प करी थी हिटलर के अगेंस्ट। इंडिया चाइना वॉर एंड कश्मीर कॉन्फ्लिक्ट के टाइम में भी उन्होंने इंडियन आर्मी की बहुत हेल्प की थी एज ए पायलट। 1947 में इंडोनेशिया के प्राइम मिनिस्टर को डच कॉलोनाइजर्स के अटैक से बचा के एक सीक्रेट मिशन के थ्रू वो इंडिया लेके आए थे, जिसके लिए उन्हें इंडोनेशिया के हाईएस्ट सिटीजन अवार्ड भूमिपुत्र से सम्मानित किया गया था। वो आज तक ऐसे अकेले इंडियन हैं जिनके कॉफिन में इंडिया, रशिया एंड इंडोनेशिया एक साथ 3 कंट्री के फ्लैग रह चुके हैं। अप्रैल 1997 को उनका डेथ हुआ एंड उसके कुछ महीने बाद उनके बेटे नवीन पटनायक जी ने बिजू जनता दल या बीजेडी को एस्टेब्लिश किया एंड 2000 से लेके आज तक वो सीएम के पोस्ट में रह चुके थे। और 25 साल तक का ये माइलस्टोन एक नेता तभी हासिल कर सकता है जब उसको जनता भी उतना ही पसंद करे। जैसे कि नवीन जी ने बहुत ही अच्छे वेलफेयर स्कीम्स को इंट्रोड्यूस किया था, जैसे आहार योजना, जिसमें बस 5 रुपए में कुक्ड फूड फाइनेंशियली अंडर परफॉर्मिंग लोगों को प्रोवाइड किया जा सके। तीर्थ यात्रा योजना, जिसमें सीनियर सिटीजन को तीर्थ यात्रा कराया जाता है विद गवर्नमेंटल असिस्टेंस। महिला सशक्तिकरण योजना, जिसमें रूरल एरिया में वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स बनाया जाता है जिससे महिलाएं बिजनेस कर सकें। बिलो पॉवर्टी लाइन के नीचे रहने वाले लोगों को 1 रुपए पर केजी के हिसाब से चावल और राशन, हेल्थ केयर कार्ड्स, जिससे वो हॉस्पिटल के ट्रीटमेंट में लाखों रुपए तक के बेनिफिट्स हासिल कर सके। और ऐसे बहुत ही अच्छे स्कीम्स। एंड सबसे बड़ी चीज, ओडिशा को अपने नेचुरल डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए इंटरनेशनल लेवल में भी अप्रिशिएशन मिलता आ रहा है, क्योंकि ओडिशा को एक नेचुरल डिजास्टर का प्रोन स्टेट माना जाता है। 1999 के सुपर साइक्लोन के बाद नवीन जी के लीडरशिप में ओडिशा ने जिस लेवल में डिजास्टर मैनेजमेंट को इम्प्रूव किया है एंड लाखों लोगों की जान तुरंत बचा के डैमेज को तुरंत रिकवर करता आया है, वो बहुत ही इम्प्रेसिव है। तो इतने सारे मेजर डेवलपमेंट्स और जनता से 25 साल तक सपोर्ट और प्यार के बाद भी ओडिशा के फेवरेट सीएम को आज इतनी बुरी तरीके से हारना क्यों पड़ा? बस एक इंसान की वजह से, VK पांड्यन। आप सोच रहे होंगे ये पांड्यन कोई बहुत ही बड़े नेता या कोई ऑपोजिशन मेंबर होंगे। जी नहीं, ये बीजेडी में ही नवीन जी के अंडर काम करने वाले एक ब्यूरोक्रेट थे।
एक IAS ऑफिसर थे, पर अचानक सब जगह उनकी चेहरा ऐसा दिखाई देने लगा जैसे वही सब कुछ करता करता और भगवान है। पर ऐसा क्यों हुआ? अब लोगों का ये मानना है कि नवीन जी के कोई बच्चे नहीं है जो उनके सक्सेसर के रूप में बीजेडी पार्टी को फ्यूचर में लीड कर सके। बीजू जी के नाम के पार्टी में उनके बेटे को CM के तौर पे उनका अच्छा काम देख के लोग पसंद करते थे। अब जब सबको पता ही है कि नवीन पटनायक जी की उम्र बढ़ रही है एंड वो आज नहीं तो कल रिटायर कर सकते हैं, तो VK पांडियन ने ये मौके में सोचा कि वो लीडर बन सकते हैं उनके सक्सेसर के रूप में। पर सबसे बड़ी बात यह है कि उड़ीसा की जनता पांडियन को बिल्कुल पसंद ही नहीं करती थी कुछ रीजंस के वजह से। ये जगन्नाथ मंदिर के रत्न भंडार वाला जो केस हुआ था वो बहुत ही मिस्टीरियस है, जिसकी वजह से बहुत ही इम्पैक्ट पड़ा इस साल के इलेक्शंस में। इसके बारे में मैं आपको 2 मिनट में बताने वाला हूँ, वीडियो में बने रहिए। उड़िया लोगों का ये मानना है कि जस्ट बिकॉज वो 25 साल से एक ही CM को इलेक्ट करते हुए आ रहे हैं, तो पांडियन ने ये सोचा कि नवीन जी के जगह वो उनके नेक्स्ट सक्सेसर बन सकते हैं। इसीलिए जैसा उड़िया लोगों का डाउट था वही हुआ। इलेक्शन से एग्जैक्टली 7 महीने पहले उन्होंने IAS के पोस्ट से रिजाइन कर दिया और BJD ज्वाइन कर लिया एंड फिर इलेक्शन के कैंपेन्स में हर जगह एक ही इंसान को देखा जाने लगा। PK पांड्यान, कार्तिक पांड्यान। खुद CM से भी ज्यादा पांड्यन हर जगह दिखाई देने लगे। यहाँ तक कि अमित शाह के उड़ीसा विजिट के टाइम भी CM के जगह पांड्यन उनसे मिलने गए एंड ये चीज ने उड़िया के जनता को बहुत ही ज्यादा डिसअपॉइंट किया, क्योंकि जिन CM को उन्होंने चुना था उनके जगह कोई दूसरा इंसान अनऑफिशियली यह सारा काम कर रहा था। उड़िया लोगों की डिसअपॉइंटमेंट की और भी बड़ी वजह थी कि पांड्यन उड़िया थे ही नहीं, वो तमिलनाडु के थे। तो हर उड़िया इंसान को ये महसूस हुआ कि पांड्यन कभी भी उड़ीसा और उड़िया के साथ कनेक्ट ही नहीं कर सकते, तो किसी भी उड़िया ने उनको कभी अपनाया ही नहीं। और श्री जगन्नाथ मंदिर का रत्न भंडार वाला बड़े कंट्रोवर्सी ने सारे जनता को पांड्यन और BJD से और भी ज्यादा दूर कर दिया। पर क्या है ये रत्न भंडार की कंट्रोवर्सी? जगन्नाथ मंदिर में मेनली 2 रत्न भंडार है, मतलब ट्रेजरीज। एक है बाहर का रत्न भंडार और एक है अंदर का रत्न भंडार। बाहर के भंडार में भगवान के साल भर में रोज के रिचुअल्स में यूज किए जाने वाले ज्वेलरीज रहते हैं, पर ये बड़ी कंट्रोवर्सी अंदर वाले भंडार की है। आप में से शायद बहुत लोगों को पता नहीं होगा, लेकिन ये माना जाता है कि जगन्नाथ मंदिर के रत्न भंडार में इतने ज्यादा सोना, हीरा और कीमती से कीमती रेयर ज्वेलरीज है जिसका किसी को अंदाजा तक नहीं हो सकता। मैं देश को बताने जा रहा हूँ, वो जानकर पूरे देश के लोग भी हैरान हो जाएंगे। आप कल्पना कर सकते हैं, इस रत्न भंडार का आखिरी बार मूल्यांकन करीब 45 साल पहले किया गया था। उस समय आभूषण और रत्न इतने ज्यादा थे कि मूल्यांकन करने वालों ने इस खजाने को अमूल्य बताकर अपने हाथ खड़े कर दिए थे। 3 चाबियों के इकट्ठा होने से ही अंदर का रत्न भंडार खुल सकता है, जिसमें से ओडिशा सरकार के पास 1 चाबी रहती है, मंदिर प्रशासन के पास दूसरी चाबी रहती है और पुरी के गजपति महाराज के पास तीसरी चाबी रहती है। पर 40 साल से आज तक ये भंडार चेकिंग के लिए एक बार भी नहीं खुला और 2018 से इसकी चाबियां ही गायब है। जी हाँ, चाबी चली गई। किसके पास गई? क्या वो खोलता है, बंद करता है, क्या करता है? और फिर राज्य सरकार में जब तूफान खड़ा हो गया तो क्या कहते हैं? राज्य सरकार कहती है कि रत्न भंडार की डुप्लीकेट चाबियां मिली है। अब सवाल उठता है, ये डुप्लीकेट चाबियां क्यों बनाई गई? यहाँ सिर्फ बीजेपी ही नहीं, ओडिशा के लोग भी ये डाउट करने लगे कि धीरे धीरे सब कब्जा कर रहे पांडियन ने इन चाबियों को चुरा के रत्न भंडार के साथ कुछ छेड़खानी करी है। और ये मुद्दा ओडिशा के लोगों के लिए बहुत बड़ा था। एंड इलेक्शन के लास्ट मोमेंट में पांडियन जी ने एक बहुत ही बड़ा कमेंट कर दिया कि अगर बीजेडी इस बार के इलेक्शन में हार जाती है तो वो राजनीति से हमेशा के लिए संन्यास ले लेंगे। एंड ओडिशा के जनता ने बोला तथास्तु। बीजेडी के हार के बाद आज तक पांडियन जी को कहीं भी देखने को नहीं मिल रहा है। यहाँ तक कि खुद बीजेडी पार्टी के मेंबर्स उनके पार्टी हेडक्वार्टर के सामने प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि पांड्यन इस एरिया में दिखना भी नहीं चाहिए और उनको या उनके कोई भी सपोर्टर को हेडक्वार्टर में घुसने नहीं दिया जाएगा। और गायब होने के 15 दिन बाद पांड्यन जी के इंस्टाग्राम में एक पोस्ट आता है, To withdraw myself from active politics. I am sorry if I have hurt anyone in this journey. I am sorry
if this campaign narrative against me has had a part to play with Biju Janata Dal's loss, I apologize to the entire Biju Parivar, including all the Karmis, for this. पर इस एपिक इलेक्शन से एक बात जरूर देखने को मिली है। कुछ लोग ये गलत फहमी में थे कि 25 साल तक जो जनता एक ही पार्टी को चुन रही है वो जनता शायद सुस्त हो चुकी है, पर रियलिटी में उड़िया जनता ने एकदम ठाठ से ये दिखा दिया कि हाँ, हम अभी भी नवीन जी को रिस्पेक्ट करते हैं और उनके हार से हम दुखी हैं, पर तुम उनके नाम में हमें कुछ भी परोसोगे तो हम नहीं सहने वाले। ये होती है असली जागरूक जनता, जहाँ सबको पता है कि उनको एग्जैक्टली क्या चाहिए और क्या नहीं। अगर तुम उड़ीसा से हो तो इस पूरे इलेक्शन में बीजेडी की हार की और क्या वजह रही है और पांडियन जी के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है, ये कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताना। और अगर ये वीडियो तुम्हें पसंद आया तो वीडियो को शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय जगन्नाथ।